दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होगे, अच्छे होगे और बेहतरीन होगे। दोस्तों, आज हम आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात कर रहे हैं। कुछ परिस्थिति ही ऐसी थी, इस वजह से मैं लेट हो पा रहा हूँ। लेकिन आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, अब हम एक नई सीरीज चलाएंगे। ठीक है, हम नई सीरीज के तहत क्या चलाएंगे मैं आपको बता दूँ एक बार थोड़ा सा। देखना, हम जो इस सीरीज में पढ़ाएंगे, हम 30 टॉपिक पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? 30 टॉपिक। एक टॉपिक एक वीडियो, एक टॉपिक एक वीडियो, इस हिसाब से हम इसको लेकर चलेंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है, किन किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि बच्चे इस चीज में भ्रम में रहते हैं कि ये सर किसके लिए अच्छी होगी। तो देखना, ये जो होगी, ये हमारे जो पीसीएस लेवल के एग्जाम है, अथवा जो ये हमारे जिसमें फैक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं, क्या फैक्ट वाइज, उनके लिए बेहतरीन होगी। अब आप सोचोगे कि ये फैक्ट वाइज क्या है, तो फैक्ट वाइज से तात्पर्य मेरा इन चीज से है, जैसे कि आपकी अब जो आगामी परीक्षा है, जैसे कि बेस्ट बताइए, मैं आपको बता दूं, रेलवे हुआ। आगामी परीक्षा हमारी आरओ हुई, आरओ हुई, और इसके बाद हमारी यूपी पुलिस हुई, और हो सकता है जो आगामी जो परीक्षा है हमारी यूपीएसआई। देखना, क्योंकि जीएस सब्जेक्ट ऐसा है, हर एक एग्जाम में पूछा ही जाएगा। किसमें पूछा जाएगा? हर एक एग्जाम में पूछा ही जाएगा, कहीं थोड़ा तो कहीं ज्यादा, लेकिन डिपेंड करता है कि किस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। यदि आप किसी उच्च लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पीसीएस लेवल की, यूपीएससी लेवल की, जिसमें सीएससी होता है, उसमें क्या है कि हम थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं, और जब हम सी लेवल और डी लेवल यानी कि सी ग्रुप की और डी ग्रुप की जब तैयारी करते हैं, तो हम उसमें केवल फैक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फैक्ट पढ़ते हैं। तो मैं इस क्लास को इस तरह से डिजाइन कर रहा हूं कि हम कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी पढ़े। देखना भाई, कंसेप्ट को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन फैक्ट को तो आपको याद करना पड़ेगा। ये मेरे पास कोई इंजेक्शन तो नहीं है कि मैं आपसे इंजेक्शन लगा दूं, ये लीजिए फैक्ट आपके अंदर जा चुके। नहीं, एक बार लिखिए, दो बार लिखिए, तीन बार लिखिए, लिखकर याद करोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना बार बार मैं बीच बीच में दोहराता तो रहूंगा ही। फैक्ट को आप याद कर लीजिए, लेकिन हाँ, इसके पीछे यह रामायण गाथा क्या है, इसकी महाभारत क्या है, इसके बारे में मैं बिल्कुल जरूर चर्चा करूंगा, क्योंकि कंसेप्ट का पार्ट है। ठीक है, तो हम 30 टॉपिक में से अपनी भारतीय भूगोल को समाप्त करेंगे। प्रत्येक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाएगा। यहां आपसे आर्थिक भूगोल के साथ साथ हम जनजाति के बारे में भी पढ़ेंगे कि भारत के किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है। देखना, इसमें कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जिसमें हम केवल फैक्ट ही याद करेंगे। क्या याद करेंगे? फैक्ट याद करेंगे। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि लेप्चा जनजाति कहां पाई जाती है, तो इसका जो बेहतरीन आंसर होगा वह होगा सिक्किम। अब क्या इसके बारे में कुछ कंसेप्ट है कि लेप्चा जनजाति सिक्किम में, क्योंकि से से बन रहा और ले से लेप्चा बन रहा, तो इससे पीछे रामायण का तन नहीं। फैक्ट है, सिक्किम की है तो सिक्किम की है, अन्यथा फिर कहीं की नहीं है। भोटिया हुई, इनका सब अपना अपना फैक्ट है। लेकिन हाँ, कि भारत की अवस्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध आखिर है कहां। ठीक है, चलिए, तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं, भारतीय भूगोल का एक बेहतरीन चैप्टर है हमारा स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो इसकी हम शुरुआत करेंगे। मैं एक बार इसको रब कर देता हूं। जो मैंने अभी बताया आपको, हमने आपको ये भी बता दिया कि किन किन एग्जाम के लिए अच्छा होगा आगामी परीक्षा में। ये एक और बात मैं आपको बता दूं,
यदि किसी भी एग्जाम में भारत का भूगोल आ रहा है तो उसमें से 100% इस क्लास से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये लिख कर ले लो आप। कितना? एक क्वेश्चन जरूर का जरूर आएगा इस क्लास से। मैं लिख कर दे रहा हूं, सिग्नेचर करवा लेना बाद में जब मैं लिखा ना, ठीक है। चलिए, तो आज की जो बात करेंगे हम भारत के भूगोल में, टॉपिक जो आज का होगा वो स्थिति एवं विस्तार होगा। क्या होगा? स्थिति एवं विस्तार होगा। हमारा जो भारत है हमारी पृथ्वी पर किस स्थान पर स्थित है? यदि मैं आपको एक छोटे से लेवल से समझाने की कोशिश करूं तो अब देखते हैं क्या है। मैं एक आयत बना रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं ये जो बिंदु ए है इसकी स्थिति बताइए। अब आप दुविधा में हो कि सर आप कैसे पूछना चाह रहे हो कि बिंदु ए की स्थिति क्या है? दुविधा तो है ही। किसके सापेक्ष बताए कि सर इसकी स्थिति ये है? ये सर दाएं से 3 है, बाएं से 4 है। क्या है दाएं से 3 बाएं से 4? कुछ तो पता चलना चाहिए। नहीं तो ध्यान सुनना। इस स्थिति को बताने के लिए हम इस पर कुछ लाइन खींच देते हैं समांतर ऐसे। 1 2 3 4 5 6 6 लाइन ये हो गई। कुछ लाइन मैं ऐसे खींच देता हूं। तो हमने देखा जो स्थिति ए की, जो बिंदु ए है इसकी स्थिति कहां पड़ रही है हम देख रहे हैं। यदि ऊपर से लाइन की गिनती करो तो 1 2, ऊपर से तो दूसरी लाइन, और इस साइड से राइट से कौन सी? 1 2, राइट से भी यानी कि दाएं से भी 2। तो हम कितनी आसानी से बता पाए कि बिंदु ए की स्थिति कहां है। समझने की कोशिश करना। बिंदु ए की स्थिति हम किसके सापेक्ष बता पाए? ये जो लाइन खींच रही थी इनके सापेक्ष ही तो बता पाए कि ऊपर से दूसरे स्थान पर है यानी कि पहली और दूसरी, तो ये रही। दाएं से दूसरे स्थान पर है तो ये रही पहली दूसरी, इनके बीच ही तो है। इसी तरह हमारी पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी पर भारत कहां है इसका भी तो पता चलना चाहिए। तो बहुत बड़े बड़े महान वैज्ञानिक हुए, इन्होंने पृथ्वी को थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर में बांट दिया। अक्षांश यानी कि क्षैतिज रेखाएं, देशांतर यानी कि लंबवत रेखाएं, इसके बीच में विभाजित कर दिया। विभाजित करने के बाद इन्होंने पाया कि अब हम किसी भी चीज की स्थिति को सटीकता से माप सकते हैं। ठीक है, चलिए उसको मापने की अब देखते हैं हम थोड़ी सी। ये वैसे तो बात थोड़ी सी हमें किसमें पढ़नी थी? हमें पढ़नी थी जो फिजिकल जियोग्राफी था उसमें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपको पीछे की क्लास लिंक करते चलेंगे क्योंकि फिजिकल जियोग्राफी का ही बहुत सारा कंसेप्ट इसमें लगने वाला है भारत के भूगोल में। देखना, ये रही हमारी पृथ्वी, यह है हमारी क्या है? पृथ्वी है। इस पृथ्वी का ये जो लाइन खींची है मैंने, या जो लाइन खींची है इसको कक्षा 1 का बच्चा भी बता सकता है क्या है? इक्वेटर लाइन यानी कि विषुवत रेखा। आप इस चीज को लेकर निश्चिंत रहे कि सर आप बारीक बारीक या छोटा छोटा सा लिख रहे हैं, हम अपने टेक्निकल पर्सन को और एडिटर को कहकर इसको जूम भी करवा देंगे, बेफिक्र रहिए, सब चीज चलेगा। हमने जैसे ही विषुवत रेखा खींची तो हमने पाया कि पृथ्वी 2 बराबर हिस्सों में बट गई। जो ऊपर का हिस्सा था हमने इसको कहा उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा? उत्तरी गोलार्ध। वहीं जो दक्षिणी हिस्सा था हमने इसको कहा दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है जी। इससे तो हम केवल ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा भारत उत्तर में है कि दक्षिण में है, कि भारत की स्थिति यहां है कि यहां है, लेकिन अब भी हम सटीकता नहीं बता पाएंगे। तो हमने क्या कहा कि हमने एक लंबवत लाइन और खींच दी, ये रही लंबवत लाइन। इस लंबवत लाइन को क्या कहा गया? इसको कहा गया देशांतर। क्या कहा गया? देशांतर। ये 0 डिग्री भी है और 180 डिग्री भी है, कोई दिक्कत नहीं, हम 0 से मानकर चलेंगे। और ये भी 0 डिग्री अक्षांश है।
अब सर आप ये बताइए कि इसमें हमारा भारत कहाँ है। अब हम तो भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा भारत किस देशांतर के बीच में पड़ेगा और किस गोलार्ध में होगा? ध्यान सुनना, हमारा भारत इधर है, हमारा भारत इधर है, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, अब आप अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह किस अवस्थिति में कहा जाएगा। ध्यान सुनना, यह पहली बात तो उत्तरी गोलार्ध में है, तो हम कह सकते हैं कि उत्तर में है। दूसरी बात, इस देशांतर रेखा के दाईं ओर है, यानी कि पूर्वी साइड है, इस साइड पूर्व है, मैं लिख देता हूं, इस साइड पूर्व और इस साइड पश्चिम। तो ये किस साइड है? उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की दिशा में है। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत की स्थिति है वह उत्तर पूर्वी है। कैसी स्थिति है? भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी है। चलिए, हमको यह ज्ञात हुआ कि भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी है, लेकिन अब स्थिति उत्तर पूर्वी तो बता दी सर, पर एग्जैक्ट बताइए कि कहां से कहां तक है। ये लीजिए, एग्जैक्ट को लेकर मैं इधर आ गया। अब आपको पता चलेगा कैसे। ये भारत है, इस साइड से ठाके मैं इधर ले आया। अब एक बात बताइए, ये कौन सी साइड थी? ये पश्चिम थी ना, ठीक है, लेकिन ये इसमें पश्चिम नहीं थी, ये पूरे में क्या थी? पूर्व थी। इस सारे में क्या थी? पूर्व थी। तो यह भी पूर्व होगी, यह भी पूर्व होगी। दूसरी बात, यह उत्तर या दक्षिण हमें दिखाई दे रहा है छोटा छोटा, इसमें देख लीजिए, यह उत्तर दिख रहा है, दक्षिण दिख रहा है, लेकिन है किसमें? है इस पूर्व उत्तर में। किसमें? इस पूरे में, जो कि उत्तरी गोलार्ध था। अब हम इसको कहेंगे कैसे? तो देखना, इसको कहने का तरीका क्या है। हम कहेंगे जो हमारे भारत का जो विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट इधर कौन सा है? इधर कौन सा है? यदि मैं एक लाइन खींच दूं, क्या बनेगी लाइन? यह बनेगी देशांतर। कौन सी देशांतर? पूर्वी देशांतर ही बनेगी, लेकिन उत्तर। तो हम कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट उत्तर पूर्वी देशांतर। क्या कहेंगे हम? उत्तर पूर्वी देशांतर। ठीक है जी। अब हमको ये वाला बिंदु बताना है, यानी कि ये, इसको क्या कहेंगे? देखना, चूंकि यह बिंदु भी देशांतर रेखा पर ही है और उत्तर पूर्वी स्थान पर ही है, तो हम कहेंगे कि इसको भी कहेंगे 97 डिग्री 25 मिनट उत्तर पूर्वी देशांतर। उत्तर पूर्वी देशांतर, चूंकि हम लंबवत लंबाई नाप रहे हैं तो इसका मतलब देशांतर है। जब ऐसे लंबाई नापेंगे, ऐसे लंबाई नापेंगे, तो हम किसको क्या कहेंगे? अक्षांश। यदि अभी तक आपने मेरी जो भौतिक भूगोल की किताब है, सॉरी वीडियो है, नहीं देखी है, तो उसमें देख लीजिए, उसमें मैंने बता रखा है कि अक्षांश और देशांतर क्या है। ठीक है, वैसे एक भौतिक भूगोल की मैं नई श्रृंखला भी शुरू करने जा रहा हूँ, पहले इससे निपट ले, फिर बाद में उसको देख लेंगे। चलिए, अब मैं बात करता हूं उत्तरी बिंदु की। तो ये क्या है? इधर से खींचेंगे तो अक्षांश है, लेकिन किस स्थान पर है? उत्तर पूर्वी अक्षांश। यानी कि यदि मैं इसकी बात करूं, ये 37 डिग्री 6 मिनट क्या है? उत्तर पूर्वी अक्षांश। ठीक इसी प्रकार हम नीचे का बिंदु भी देखेंगे। ये नीचे का बिंदु क्या है? ये है हमारा उत्तर पूर्वी अक्षांश। अब आप सोच रहे हो कि सर ये क्या बता रहे हो, सब उत्तर पूर्वी। अब क्या करें जब हमारी पूरा का पूरा जो देश है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो सब उत्तर पूर्वी ही चले गए। ठीक है, क्या बात समझ में आई? चलिए, मैं समझता हूं कि आपने इतनी चीज तो देख ली। ये तो था हमारा कंसेप्ट का पार्ट, लेकिन अब हमको देखना है थोड़ा फैक्ट
तो फैक्ट तो आपको याद करने पड़ेंगे, कोई मेरे पास इंजेक्शन तो है नहीं, कोई फैक्टोलॉजी का कोई इंजेक्शन नहीं जो चढ़ाया और ये लीजिए, ये तो याद ही करने पड़ेगी अपने से। ठीक है, देखते हैं इसका फैक्ट को। मैंने कुछ फैक्ट लिख रखे हैं, कोशिश करते हैं इनको याद करने की। ये फैक्ट वे है जो आपके एग्जाम में बार बार आ चुके हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार आ चुके हैं। पहला कौन सा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल कक्षा छोटे छोटे से बालक जो 1-2 के वो भी याद करते हैं, फिर भी मैंने लिख लिया। भारत का जो क्षेत्रफल होगा वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होगा। क्या होगा? वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये इसका पूरे का क्षेत्रफल होगा। और यदि हम पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल के अनुपात में देखें कितना बैठता है ये स्थान, यह बैठता है 2.43%। कितना बैठता है? 2.43% पूरे हमारे विश्व के स्थान, मतलब विश्व में। लेकिन जितने बड़े बड़े देश है उस देशों के यदि क्रम के अनुसार पूछे कि भारत का कौन सा क्रम है क्षेत्रफल के आधार पर, तो हम इसका उत्तर क्या बताएंगे? 7वां क्रम है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। पहला किसका है? तो पहला तो हमारे पुतिन भाई साहब का जो देश है, कौन सा है? रूस, जिसका अभी फिलहाल यूक्रेन के साथ क्या चल रही है? लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है। तो वही देश, हाँ हाँ समझ गए आप, रूस, रसिया, उसका स्थान सबसे अधिक है। उसके बाद आता है कनाडा, कनाडा के बाद अमेरिका, यूएसए, फिर आता है हमारा चाइना जो कि हमारा दुश्मनी है, क्या करे दुश्मनी ही है। फिर आता है ब्राजील, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है अपना प्यारा इंडिया। ये क्रम एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो मैंने इधर इंपोर्टेंट लिख ही रखा है, लेकिन फिर भी बता दूं, ये क्रम हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्रम है। इसके बाद देखते हैं यदि जनसंख्या की बात करें तो हमारे भारत की जनसंख्या विश्व में कितनी है? हमारे भारत की जनसंख्या विश्व में कितनी है? तो विश्व की जनसंख्या 17.5% के बराबर है। कितनी? 17.5% के बराबर है पूरे विश्व की जनसंख्या के। चलिए सर, आपने ये तो हमें बताया, पर आप ये बताइए स्थान कौन सा है? आपने क्षेत्रफल का तो स्थान बता दिया कि 7वां है, वैसे तो स्थान बताइए जनसंख्या में। देखना, वर्तमान यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बात करें तो हमने तो चीन को भी पिछाड़ दिया है, चीन से तो हम आगे ही है। लेकिन जब तक हम भारत की जनगणना नहीं कर पाते, अपना ऑफिशियल डाटा नहीं ले पाते, तब तक हम विश्व में दूसरे स्थान पर है। ठीक है ना, कहावत वही है, जिस तरह हमें नहीं कुछ पता तो जब तक कुछ नहीं होता। ठीक है, नहीं समझ लो जैसे तुम्हें समझना। तो कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। तो पहले पे कौन है? तो पहले पे फिर वही हमारे कट्टर दुश्मन महाराज है। कौन? चाइना। चलिए अब बात करते हैं मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, ये मैं अपने भारत का नक्शा बना रहा हूं। अब आप सोच रहे हो सर ये हमारा भारत नहीं है, देखना भारत तो नहीं है लेकिन भारत के जैसा तो ये है, क्योंकि हमारे भारत की जो आकृति है वह चतुष्फलकीय है, यानी कि हमारा जो भारत है इस तरीके से देखने को मिलता है। कोई नहीं, चलिए हम बात करते हैं मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा ऐसे जा रही है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभक्त कर रही है। तो इसके लिए जो पहला फैक्ट बनता है, पहला फैक्ट है कि मानक समय रेखा का देशांतर कौन सा है? तो वह है 82.5 या 82.5 डिग्री, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 82 सही 1/2 डिग्री, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बताया कि पूर्वी कैसे? क्योंकि सब चीज पूर्व में है। क्या है? पूर्वी देशांतर। ठीक है जी, ये तो बात हमें चल गई ही पता। लेकिन अब फैक्ट की बात हो आती है। यदि मैं यूपी के संदर्भ की बात करूं तो यूपी के किस स्थान से होकर गुजरती है यदि हमारे उत्तर प्रदेश है, तो वह है एक प्रयागराज जिला। प्रयागराज जिला है, इसके अंदर एक छोटा सा गांव जिसको कहते हैं नैनी, नैनो से बांधना चला, नैनी।
ये नैनी से होकर गुजरती है। चलिए अब एक बात बताइए सर जी, हमने तो लाइन खींची थी ऐसे, अब ये थोड़ी कि प्रयागराज के नैनी पर आगे और आगे समाप्त, आगे कहीं नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाएगी आगे भी। किन किन राज्य से होकर जाएगी देखते हैं, देखना। उत्तर प्रदेश से जाएगी, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र से जाएगी, महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ से जाएगी, फिर उसके बाद ओडिशा से जाएगी, फिर आंध्र प्रदेश से जाएगी। किस किस से जाएगी एक बार और, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये सॉरी मैंने महाराष्ट्र बता दिया, ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, इनसे ऐसे ही क्रम में होकर जाएगी हमारी मानक समय रेखा। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसके बाद अब मैं आपको कुछ और भी बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों अब बात करते हैं आगे की। ठीक है, चलिए जो अगले फैक्ट है वह फैक्ट है हमारे कर्क रेखा को लेकर। इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि पहला, आखिर कितने डिग्री अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कि आखिर कितने डिग्री अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। तो इसका जो बेस्ट जो आंसर होगा वह होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहेंगे, कर्क रेखा। चलिए अब एक बार थोड़ा सा फील करा दूं, ले लीजिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई, भूमध्य होगी 0 डिग्री, ये जो ऊपर की लाइन है यही तो हमारी 23.5 डिग्री है भाई। और चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है तो इसलिए मैंने उत्तरी शब्द लगा दिया। लेटी हुई है यानी कि लैटिट्यूड है, यानी कि अक्षांश हो गई। ठीक है, और यदि मैं नीचे की बात करूं तो 23.5 डिग्री क्या है, ये है मकर रेखा। लेकिन हम मकर रेखा की तो बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं केवल कर्क रेखा की। तो जो यह रेखा है भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। कितने में, लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। विभाजित तो कर रही है लेकिन भारत के किस किस राज्य से होकर जाएगी, तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है जिसमें से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। तो देखना, पहले हम देख लेते हैं किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो देखो उसमें पहले है गुजरात, राजस्थान का थोड़ा सा ही हिस्सा दिखाई देता है किस पे, मैप में। फिर है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है त्रिपुरा, फिर है मिजोरम। ये हमारे कुल कितने राज्य हो गए तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने राज्य हो गए कुल, 8 राज्य है। इन 8 राज्य से ही होकर गुजरती है। इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इनकी शॉर्ट ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्रे से त्रिपुरा, गे से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और क्या बता, झ से झारखंड, और रे से क्या बचा, राजस्थान। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झार। कोई दिक्कत नहीं, हमने यहां तक तो पढ़ लिया। आगे के फैक्ट देखते हैं। पहला फैक्ट है कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो याद करने योग्य है 15,200 किलोमीटर, यानी कि 15,200 किलोमीटर। इंजेक्शन नहीं है हमारे पास। अगले देखते हैं, यदि मैं मुख्य भूमि की बात करूं तो 6100 किलोमीटर, और यदि मैं द्वीपों की भूमि यानी कि द्वीपों का तट और शामिल कर लूं तो तब कितना बैठता है, 7516.6 किलोमीटर। दोबारा से 7516.6 किलोमीटर। क्या, द्वीपों सहित हमारी तटीय सीमा, हमारी तटीय सीमा द्वीपों सहित 7516 किलोमीटर बैठती है। यदि मैं स्थलीय सीमा की बात करूं तो इसमें तो वह भी आ गई जिसमें हमारे पाकिस्तान का बॉर्डर हुआ, चाइना का बॉर्डर हुआ, नेपाल भूटान म्यांमार का भी बॉर्डर हुआ, इन सब का आ गया। लेकिन हम केवल किसकी बात करें, समुद्र के हिसाब से बात करें तो यह बैठ रही है हमारी। चलिए कौन कौन से राज्य हमारे समुद्र को छूते हैं, उन घटता क्रम भी आता है कि आखिर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी सर्वाधिक सीमा
समुद्र को लगती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसमें कौन सी सीमा है देखना। पहला है हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। यदि पूछा राज्य तो तब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम सम्मिलित नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यह एक हमारी यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य की बात करें तो इसके बाद आता है हमारा गुजरात। क्या आता है? गुजरात। क्वेश्चन यहीं फंसाएगा हमें। यदि क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सर्वाधिक सीमा लगती है, तब उसका आंसर होगा हमारा अंडमान एंड निकोबार। यदि केंद्र शासित प्रदेश हटा दिया जाए तो क्या कहा? राज्य। तो उसमें कौन सा बचा? गुजरात। गुजरात के बाद ये आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है, मेनली हमको यही याद करनी है। ठीक है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यदि मैं केंद्र शासित में बात करूं तो अंडमान एंड निकोबार। इसका लास्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत का उच्चतम बिंदु कहां है और भारत का निम्नतम बिंदु कहां है। भारत का उच्चतम बिंदु कहां है और निम्नतम बिंदु कहां है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, भारत का उच्चतम बिंदु इंदिरा कोल होगा। क्या होगा? भारत का उच्चतम बिंदु इंदिरा कोल होगा, वहीं दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट होगा। इसके आगे और क्वेश्चन बनता है कि उच्चतम बिंदु किस राज्य में मिलेगा। यदि बात को कान सीधे ऐसे न पकड़ के ऐसे पकड़ाए या ऐसे घुमा कर पकड़वाए तो हमसे सीधा पूछ लेगा कि जी भारत का उच्चतम बिंदु किस राज्य में है, तो उसका जो आंसर होगा हमारा लद्दाख होगा। कौन सा राज्य? राज्य तो कह रहा हूं लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख में होगा। वहीं यदि मैं दक्षिणतम बिंदु की बात करूं तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, उसका भी हिस्सा है जिसको हम कहते हैं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में ही हमारा दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट मिलेगा। तो ये मैंने इधर लिख दिया। मैं अब आपको एक और बात बताना चाहता हूं। क्लास तो समाप्त हो गई, लेकिन देखना आपके जो पीडीएफ है कहां मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, आपको पीडीएफ ये टेलीग्राम समूह पर मिलेगी। हमारे समूह यानी कि ग्रुप यानी कि चैनल। अब टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? टेलीग्राम नहीं, ग्राम। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? ध्यान सुनना। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है PKPSTRG अकेडमी, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आपको ये कुछ इस फॉर्मेट में आपके जो नोट्स है मिलेंगे। ठीक है, ये मेरे क्लास नोट्स है। आज क्लास पहली थी तो क्लास पहली के नोट्स मैंने पहले पर बनाकर तैयार कर दिए थे। कल जो टॉपिक चलेगा, कल दूसरे टॉपिक का हम अलग क्लास नोट्स लेकर आएंगे। इसी के साथ मैं चाहता हूं आपसे विदा। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कहने की तो जरूरत नहीं है, आप लाइक करके ही जाएंगे। और थोड़ी सी प्रोत्साहित करना चाहते हो मुझे तो इसे सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।